हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें जितने भी 2013 में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसके आंसर को हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आगामी बिहार एसएससी सचिवालय का एग्ज़ाम आने वाला है और जिसकी घोषणा हो चुकी है, जो कि नवंबर में लास्ट वीक में लिया जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और आने की संभावना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ कि नगर कोझिकोड कहलाता था, तो नगर कोझिकोड को किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर या फिर कालीकट। तो नगर कोझिकोड को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीकट। और कालीकट कहाँ पे स्थित है? कालीकट जो है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? केरल राज्य में, केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आनंद मठ, गोदान, गोरा या देवदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। यानी कि राष्ट्रीय गीत जो लिया गया है, राष्ट्रीय गीत वो आनंद मठ से लिया गया था। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान की बात करें तो जन गण मन राष्ट्रीय गान कहलाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत की अगर बोलेगा कि राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो राष्ट्रीय गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में है निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो विजय घाट जो है किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको याद रखिएगा, शक्ति स्थल। क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल, ठीक है। शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर राजीव गांधी की बात करें कि राजीव गांधी के जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको याद रखिएगा कि वीर भूमि। किस नाम से? वीर भूमि के नाम से राजीव गांधी को जाना जाता है। और अगर इसमें भीमराव अंबेडकर की बात करें कि भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है चैत्रा भूमि। क्या? चैत्रा भूमि, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कब बना था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1929, 1939, 1949 या फिर 1959। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर उसका हो जाएगा 1929। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर, जो कि अभी पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और इसी जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। ये भी याद रखिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है। तो झांसी की रानी के नाम से कौन जानी जाती थी? दुर्गाबाई, पद्मिनी, अहिल्याबाई या फिर लक्ष्मीबाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को ही जाना जाता था झांसी की रानी के नाम से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है आपसे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1920, 1930, 1940 या फिर 1910। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 1920। कब हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं कहलाती है। समान दाव वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, आइसो नॉर्मल, आइसोबात, आइसोबार या फिर आइसो हाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
आइसोबार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आइसोबार। आइए अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि मेक मोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मेक मोहन रेखा कौन कौन से देश के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है। तो इस चारों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। यानी कि चीन और भारत, चीन और भारत को जो अलग करता है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को कहते हैं मेक मोहन रेखा, मेक मोहन रेखा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा और सतपुड़ा पर्वत जो है कौन कौन से नदी के बीच में स्थित है? नर्मदा, चंबल, बेतवा, गंगा। इसमें से एक नदी आपको दे दिया गया तापी, और दूसरा नदी के बारे में पूछा है कि वो नदी दूसरा कौन है जिसके बीच में जो है नर्मदा सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। ये मान के चलिए ये सतपुड़ा पर्वत है, एक तरफ है तापी और दूसरे तरफ कौन सा नदी है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग। तो माउंट एवरेस्ट की लगभग कितनी ऊंचाई है? तो ये आपको याद होगा 8850 होता है। क्या होता है? 8850। तो कहाँ पे है? 8850। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तलचर कोयले की खानें यहाँ पर है। तलचर कोयला जो होता है उसकी खान कहाँ पे स्थित है? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था 12 नंबर कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो उस ग्रह का क्या नाम है जहाँ पे 2 सूर्योदय होता है? तो ल्यूक, पृथ्वी, शनि या केपलर 16b, केपलर 16b। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर 16b। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, क्वेश्चन नंबर 13, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं रहती उस राज्य को हमको चुनना है जहाँ पे संथाल जो है वो नहीं रहती। तो जनजाति संथाल कहाँ पे नहीं रहती है? तो देखिए झारखंड में तो रहती है, पश्चिम बंगाल में भी रहती है, उड़ीसा में भी रहती है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है असम। असम में जो है, असम में वो नहीं रहती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम में नहीं रहती है। आइए अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। तो विशालतम समुद्र तट कहाँ पे है? केरल में है, गोवा में है, या तमिलनाडु में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो अगर भारत की मानचित्र को हम देखें तो इस तरह से है यहाँ पे, और ये हमारा क्या है? यही हमारा तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु का देखिए सबसे लंबा समुद्री तट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो झारखंड राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है वो बताना है। छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर में अगर हम देखें कि झारखंड कैसा है, झारखंड इस तरह से है। ठीक है, झारखंड के उत्तर में कौन होगा? उत्तर में है बिहार। उत्तर में कौन है? उत्तर इधर तो क्या है? बिहार है, बिहार है। अगर पूरब की बात करें तो कौन है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और अगर इसके इस साइड में बात करें तो इस साइड में कौन है? तो इस साइड में छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। और अगर इसके पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में इसका यूपी है। क्या है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिहार कहाँ पे है? तो बिहार उत्तर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन, भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? एन्नौर, तूतीकोरिन, कांदला या फिर विशाखापत्तनम। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है। दिल्ली से जो कलकत्ता को जोड़ती है उस राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है? कौन सा क्रमांक है उसका? 1 है, 2 है, 3 है या फिर 7 है? तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग 2। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। दिल्ली और कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ती है? तो नंबर 2 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। आइए अगले क्वेश्चन पे। रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से होता है। तो रबी का फसल का जो कटाई होता है वो कब होता है? मार्च में होता है, सितंबर में होता है, जून में होता है या फिर जनवरी में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्च में। यानी कि मार्च महीने में जो है रबी की फसल का जो है कटाई हो जाता है। रबी की फसल का कटाई हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि रबी का फसल ये बोया कब जाता है, तो रबी का फसल जो है वो बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर में ये बोया जाता है। और काटा कब जाता है? मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, और खरीफ एक फसल होता है खरीफ को जो बोने का समय है, खरीफ को कब बोया जाता है? तो मानसून जब शुरू होता है तो उसी समय खरीफ को बोया जाता है, यानी कि जून से जुलाई में ये बोया जाता है। और इसको कब काटा जाता है? तो इसको नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर में इसको काटा जाता है। तो रबी को कब लगाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। खरीफ को जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर और दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये है IISCO, TISCO टिस्को, VSP, DOL, VI। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिस्को। क्या हो जाएगा? टिस्को। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ पर स्थित है। तो नरौरा जो परमाणु केंद्र है, परमाणु नाभिकीय केंद्र, वो कहाँ पे स्थित है? तो बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? याद रखिएगा, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगा वो कोयला भी सबसे उच्च कोटि का होता है। तो कौन सा ऐसा कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। तो आपको पता होगा कि एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लगभग जो है 95% इसमें कार्बन होता है। ठीक है, 95% कार्बन इसमें पाया जाता है। ठीक है, किसमें? एंथ्रासाइड में। ठीक है, उसी तरह अगर पूछा जाए कि बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितना है, तो बिटुमिनस में याद रखिएगा कि 78 से लेकर के 82% इसमें पाया जाता है कार्बन। ठीक है, 82% कार्बन, 78 से 82% कार्बन इसमें पाया जाता है। और वहीं अगर पीट की बात करें तो पीट में कितना कार्बन पाया जाता है? तो पीट में याद रखिएगा कि 45% से लेकर के 52% तक इसमें कार्बन पाया जाता है पीट में। और अगर लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट में जो है ये मात्रा 60% से लेकर के 70% के बीच में पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कौन से कोयले में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी का जमाव होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्विलाई, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी लाल, उसके बाद ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्वियल कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्वियल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में। चीन की संसद कहलाती है। तो भारत में जिस तरह भारत की संसद को क्या कहते हैं हम लोग? पार्लियामेंट कहते हैं। उसी तरह चीन की संसद को हम लोग क्या कहते हैं?
तो 4 ऑप्शन है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस या फिर डाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, और कांग्रेस किसके संसद को कहते हैं? तो ये याद रखना पड़ेगा, अमेरिका के संसद को हम लोग कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, और अगर डाइट की बात करें तो डाइट किसको कहते हैं हम लोग? तो जापान। क्या होता है? जापान के जो संसद है, जापान का जो संसद है उसको डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था कि जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1984 तक, 1964 तक, 1974 तक या फिर 1954 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में। तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और याद रखिएगा इसमें एक चीज़ कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसी के शासनकाल में यानी कि 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 में, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? 6, 7, 4 या फिर 9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उस समय के अनुसार जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 का क्वेश्चन है ये, 2013 का क्वेश्चन है। उस समय जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना हुआ करती थी? उसमें हुआ करती थी 7 हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी कितना संघ शासित प्रदेश है? तो 8 है। कितना है? 8 है। वर्तमान में ये 8 है। और राज्य की बात करें तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत का जो पहला महिला मुख्यमंत्री बना था वो कौन बना था? तो वो बना था हमारा सुचिता कृपलानी। कौन बना था? सुचिता कृपलानी। ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। कहाँ की बनी थी? यूपी की मुख्यमंत्री, पहली मुख्यमंत्री बनी थी, और यही थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो ऐसा कौन सा नेता है जो कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीता है? तो ऑप्शन में है रामविलास पासवान, शरद पवार, इंदिरा गांधी, आचार्य कृपलानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। क्या हो जाएगा? रामविलास पासवान, जिसका कि निधन कुछ समय पहले हो गया। और ये किस पार्टी के थे? तो लोजपा के थे, लोक जनशक्ति पार्टी के ये लीडर थे। क्या थे? लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर थे। और ये कहाँ से चुनाव लड़ते थे? तो हाजीपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था? राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान या फिर राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। कौन से वर्ष में अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति गया? 1957 में, 1982 में, 1961 में या फिर 1990 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। तो कौन गया था? अगर आपसे पूछ दे कि 1961 में कौन व्यक्ति था जो कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति बना, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यूरी गागरिन जो था, कौन था? यूरी गागरिन जो था अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। और किसके तरफ से गया था? तो रूस के तरफ से ये गया था। कहाँ से गया था? रूस के तरफ से।
रूस की तरफ से ये गया था अंतरिक्ष की सैर पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो ओमेगा 3 किसका वर्ग है? वसीय अम्ल का, विटामिन का, प्रोटीन का या फिर डेयरी उत्पाद का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वसीय अम्ल का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो परमाणु संरचना के सिद्धांत पे कौन सा संबंधित नहीं है? डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर या फिर क्यूरी? तो आपको पता है कि डाल्टन जो है, डाल्टन ने ही परमाणु सिद्धांत दिया था, रदरफोर्ड ने भी परमाणु के बारे में बताया था। ठीक है, परमाणु के नाभिक का खोज किया था। नील्स बोर भी जो है परमाणु संरचना से संबंधित है। मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी परमाणु संरचना से संबंधित नहीं है। इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। क्या की थी? रेडियो सक्रियता की इन्होंने खोज की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। पूछ रहा है कि इस धातु के यौगिक जो है कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक है। कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम या फिर आयरन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोटासियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोटासियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है। तो कौन ऐसा तत्व है जिसका कि परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है? तो कार्बन, सोना, हीलियम या फिर ऑक्सीजन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर कार्बन की परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक किसका है? 6। क्या है? 6। अगर परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार हो जाता है 12। क्या हो जाता है? परमाणु क्रमांक की बात करेगा तो 6 और परमाणु भार की बात करेगा तो 12। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है उसकी कितनी संख्या है? 4 है, 3 है, 2 है या फिर 1 है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे ये पूछे कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है उसका नाम क्या क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा, पहला में लिखिएगा प्रोटियम। क्या हो जाएगा? प्रोटियम। प्रोटियम को कैसे लिखते हैं? 1H1। ठीक है, 1H1। और अगर दूसरा पूछे कि दूसरा कौन सा है तो दूसरा हो जाएगा ड्यूटोरियम। क्या हो जाएगा? ड्यूटोरियम। ड्यूटोरियम का क्या होता है? 1H2। ठीक है, और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन है? तो तीसरा हो जाएगा ट्राइटियम। क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। ट्राइटियम। इसका क्या हो जाएगा संकेत? 1H3। ठीक है, ये तीन जो है, ये तीनों जो है हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? पूछ रहा है कि पिच ब्लेंड जो है किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। आइए अगले क्वेश्चन पे। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, एल्युमिनियम है, टीन है, तांबा है, लेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला में है अमोनिया, दूसरा में है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है यूरिया और फिर है मीथेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39, वुड्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो वुड्ज अभिक्रिया जो है किसको प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो एल्केन, अल्कोहल, एल्कल क्लोराइड या फिर ईथर। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। ठीक है, एल्केन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सिरके का पीएच मान होता है लगभग कितना होता है? सिरका का जो पीएच मान होता है वो लगभग कितना होता है? तो आपको पता होगा पीएच मान जो है, अगर हम 7 से ऊपर जाते हैं तो ये क्या होता है? ये होता है क्षारीय।
7 से अगर नीचे जाते हैं तो ये क्या होता है, अम्लीय। जितना ये कम होगा उतना ही ये क्षारीय होता जाएगा, जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये अम्लीय होता जाएगा। और 7 जो होता है ये उदासीन होता है, ठीक है, 7 जो होता है उदासीन होता है। तो सिरका क्या होता है, खट्टा होता है, इसलिए 7 से कम होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, क्या हो जाएगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर सिरका का एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको बोले कि सिरका का जो है पीएच मान कितना होता है, तो इसका क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल में प्रारंभिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है, 3 है, 4 है, 2 है या 0 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ग्लिसरॉल का सूत्र आपसे पूछे कि ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, तो लिखिए C3H8O3। ये होता है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। क्या होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इसका प्राथमिक उत्पाद क्या है। ऑप्शन ए में साइट्रिक अम्ल, बी में ग्लूकोज, सी में स्टार्च, डी में है माल्टोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद होता है वो होता है ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मशरूम क्या है, मशरूम क्या है, तो मशरूम आपको पता होगा, मशरूम क्या है, एक कवक है। क्या है, एक कवक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का कौन उदाहरण है, प्रकंद हम किसको बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं हम लोग तना को। क्या बोलते हैं, प्रकंद हम बोलते हैं तना को, तना को ही हम लोग प्रकंद बोलते हैं। तो तना का उदाहरण कौन है, आलू है, प्याज है, अदरक है या फिर लहसुन है। तो एक तना का उदाहरण कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अदरक जो है एक प्रकंद या तना का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। सबसे मतलब कि ताकत से जो जोरदार बोलता है, सबसे तेजी से कौन बोल सकता है, आदमी, बंदर, नीली व्हेल, हाथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीली व्हेल। क्या हो जाएगा, नीली व्हेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का जो है सामान्य उत्पाद क्या है। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा है चारों में से, 1, 2, 3, 4, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है वृक्क, अग्नाशय, थायराइड या फिर मुख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि जो है वो हमारा अंतःस्रावी का एक उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अंग पित्त रस का स्रावन करता है। कौन सा ऐसा अंग है जो कि पित्त रस का स्राव करता है। यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है या फिर ग्रहणी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। यानी कि लीवर जो है वो पित्त रस का स्राव करती है और पित्ताशय में जो है पित्त रस स्रावित होकर के वहाँ इकट्ठा होता है, यानी कि ये जो है उसको इकट्ठा करती है, ठीक है। स्टोरेज कौन करता है, पित्ताशय करता है। श्रावण कौन करता है, यानी कि उत्पादन कौन करता है, यकृत करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है डीएनए अंगुली मुद्रण, ऑप्शन बी में है मोनोक्लोरल प्रतिरक्षी उत्पाद, ऑप्शन सी में किण्वन, डी में है टीकाकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न का कारण विषाणु है, ठीक है। निम्न का कारण जो है विषाणु है। तो कौन सा ऐसा रोग है, कौन सा ऐसा बीमारी है जिसका कारण विषाणु है, वो विषाणु से फैलता है। तो टिटनेस है, कुष्ठ है, रेबीज है, प्लेग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रेबीज जो है विषाणु के कारण फैलता है, तो इसलिए रेबीज बीमारी का जो कारण है वो है विषाणु है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन को हम लोग क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स या फिर नॉटिक्स। तो गति का जो अध्ययन करते हैं उसको किस चीज़ में अध्ययन करते हैं, कौन से ब्रांच में अध्ययन करते हैं? तो उसका हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 का। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम लोग गति का अध्ययन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें ताप का अध्ययन करते हैं, यानी कि हीट का अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 52, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, प्लांक ने या फिर पॉलिंग ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लांक ने। प्लांक ने ही क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था। प्लांक ने क्या दिया था? प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत था E बराबर mc²। क्या था? E बराबर mc²। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? पायरोमीटर, पायरोस्कोप, पायरोनोमीटर या फिर पायरोक्सीमीटर। ठीक है, ये चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। पायरोमीटर अगर पूछे कि कितना से कितना तक ये ताप टेम्परेचर को नाप सकता है, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक को ये नाप सकता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54, लक्स किसकी इकाई है? लक्स किसकी इकाई है? ताप का, द्रव्यमान का, बल का या प्रदीप्त का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लक्स जो है प्रदीप्त का एसआई मात्रक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है ये पूछ रहा है। तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट, 776 वाट, 647 वाट, 674 वाट। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। यानी कि 746 वाट जो है, 746 वाट बराबर होता है एक अश्व शक्ति। क्या होता है? एक अश्व शक्ति। ये हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो बोल रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है। यानी कि मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है और इसका जो वस्तु है, मान के चले ये हो गया हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु है। वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगा तो ये क्या होगा? ये इस साइड से जाएगा और ये जो है यहाँ से यहाँ टकराएगा, और टकराने के बाद फिर वापस लौटेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब C पे ही बनेगा। कहाँ बनेगा? C पे ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। और कितना बनता है? जितना का वस्तु रहता है उतना ही बराबर इधर बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा लेकिन बराबर बनेगा। तो पूछ क्या रहा है? तो प्रतिबिंब होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु के समान आकार का होगा, आभासी होगा। तो क्या हो जाएगा? वस्तु के बराबर हो जाएगा। जितना ये है यहाँ से यहाँ उतना ही ये बनेगा, सिर्फ उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वस्तु के समान आकार का ही बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 57 में, ऊष्मा गति का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? इसका ऑप्शन है 0, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ताप का कौन सा नियम है? पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है या फिर चौथा नियम है? तो आपको इसका जवाब देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये दूसरा नियम कहता है कि ऊष्मा गति का नियम क्या कहता है कि बाह्य कारक की सहायता के किसी तापमापी वस्तु में किसी उच्च तापमापी वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरण नहीं की जा सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। एक वायुयान की ध्वनि जो है सामान्यतः किसके संगत होती है? 1 डेसीबल, 100 डेसीबल, 1000 डेसीबल या फिर 10 डेसीबल के इक्वल होता है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डेसीबल। क्या हो जाएगा? 100 डेसीबल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 59, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 to the power 9 mm, 10 to the power -9 mm, 10 to the power -9 सेंटीमीटर, 10 to the power -7 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 to the power -7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 60, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो नाभिकीय विखंडन होता है, गुरुत्वीय संकुचन होता है, दहन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। हीलियम और हीलियम, इसमें क्या होता है? हीलियम और हीलियम जुड़ता है और जुड़ने के कारण यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 61, उस राज्य का वर्तमान नाम बताएं जहाँ नालंदा का प्राचीन शैक्षिक स्थल स्थित था। तो वो अभी कहाँ है? तो अभी नालंदा, वर्तमान में अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो वो कहाँ है? बिहार में है। और बिहार का पूछा है कि वर्तमान नाम बताए, तो बिहार ही क्या है? बिहार ही। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 में, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो कि बिहार में पड़ता है? तो सलीम अली पक्षी विहार, अशोक स्तंभ, उद्दंती पक्षी विहार, कामाख्या मंदिर। तो देखिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है सलीम अली, ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर अशोक स्तंभ की बात करें तो अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है? अशोक स्तंभ आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर की बात करें तो कामाख्या मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध स्थल बिहार में जो स्थित है वो हो जाएगा अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 63, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? ऑप्शन 1 डॉयल, ऑप्शन बी क्रिस्टी, ऑप्शन सी रॉबिन्सन, ऑप्शन डी सिल्वा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्रिस्टी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टी। ठीक है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है? तो कौन ऐसा लेखक है जो कि प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है? डॉयल, वुड्स हाउस, अडिका या फिर गुहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वुड हाउस। क्या हो जाएगा? वुड हाउस ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो कौन सा एक ऑप्शन ऐसा आपको दिख रहा है जिसमें कि जिसका कि राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो पाकिस्तान, बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड। इन सभी का है, बस पाकिस्तान को छोड़ करके। पाकिस्तान का चांद तारा है। क्या है? चांद तारा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है 10 सितंबर, 1 मई, मार्च 21 या फिर अप्रैल 1। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 21 मार्च। इक्विनॉक्स किसको कहते हैं हम लोग? जब दिन और रात बराबर होता है। क्या होता है? जब दिन और रात बराबर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67, यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए। कौन सा ऐसा राजनीतिज्ञ है जो कि विमान दुर्घटना में मारा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, संजय गांधी है। तो विमान दुर्घटना में जो मारा गया था वो कौन था? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संजय गांधी। संजय गांधी को विमान दुर्घटना में इसकी मौत हो गई थी। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी को इसी के बॉडीगार्ड ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। और राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी को लिट्टे ने मारा था। कौन मारा था? एलटीटी जो कि श्रीलंका की नक्सल इसको बोला जाता है, वो इसका हत्या करने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, यह राजनीतिज्ञ कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो इस ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि कभी भी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं है? तो राजा, महाजन, नारायण या फिर सिब्बल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नारायणन। क्या हो जाएगा? नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, पुलेला गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो पुलेला गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो पुलेला गोपीचंद्र जो है बैडमिंटन से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मैन बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन में आपको दिख रहा है जो कि मैन बुकर पुरस्कार का विजेता रही है? तो मीरा नायर, अरुंधति रॉय, आशा भोसले या फिर मेनका गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा नाम है जिसको कि भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शन ए में देखिए, लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है, अटल बिहारी वाजपेयी है, जगमोहन डालमिया है। तो लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी इसको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, और जगमोहन डालमिया को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था 2013 में। कब पूछा गया था? 2013 में। और 2013 के बाद ही सचिन तेंदुलकर को दिया गया, और इसको भी 2013 के बाद दिया गया, इसको भी 2013 के बाद दिया गया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार 2013 से जो पहले दिया गया था सिर्फ एक आदमी को दिया गया था, वो था लता मंगेशकर। तो उस समय के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अभी जो है अभी इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसको भी मिल चुका है, इसको भी मिल चुका है और इसको भी मिल चुका है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 72। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? कमल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या कहलाता है? शक, भाद्र, कार्तिक या फिर चैत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र। क्या हो जाएगा? चैत्र। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है पहला महीना चैत्र से शुरू होता है। कहाँ से? चैत्र से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? फागुन से ख़त्म होता है। कहाँ? फागुन से ख़त्म होता है। यानी कि होली जो होता है, होली इसी माह में होता है, होली इसी महीने में मनाया जाता है। होली में जो है वो महीना ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो हम लोग जो 5 सितंबर मनाते हैं वो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75। इस पुस्तक पर आधारित YouTube वीडियो बहुत लोकप्रिय था। ठीक है, ये उस समय का क्वेश्चन है। तो कौन सा था? लेक्चर ऑन फिजिक्स, द टाइगर मॉम, एटमस इन द फैमिली, द लास्ट लेक्चर। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट लेक्चर जो था उस समय यूट्यूब पे बहुत लोकप्रिय वीडियो था 2013 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है। तो इनमें से कौन सा राज्य जो है नमक का उत्पादन नहीं है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो समुद्र के किनारे रहेगा वही तो नमक उत्पादन करेगा। तो राजस्थान भी समुद्र के किनारे है, गुजरात भी समुद्र के किनारे है, तमिलनाडु भी समुद्र के किनारे है। तो बिहार जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे न समुद्र में है, यहाँ पे जो है नमक का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा। क्या था? आलम आरा। क्या था? आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। अगर पूछता कि भारत का पहला मुख्य फिल्म कौन था तो राजा हरिश्चंद्र उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला फिल्म था वो कौन था? काबुली वाला, श्यामाची आई, अनुराधा या फिर अपूर संसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्यामची आई। तो श्यामची आई जो था सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार जीतने वाला पहली फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नाइक, क्या हो जाएगा? नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? आई किसके लिए आता है? इम्यून, इंडिया, इन्फ्लेमेटरी या फिर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया था? 2000 में कौन सा ऐसा नेता था जो कि अनशन पे बैठा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी, LK आडवाणी, शंकर सिंह बघेला। इसका सही आंसर हो जाएगा अन्ना हजारे, क्या हो जाएगा? अन्ना हजारे ने 2011 में अनशन किया था और इसी को सद्भावना मिशन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय का जो था पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम को नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, 2011 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो 2011 में कौन सा खिलाड़ी था जो कि संन्यास ले लिया था? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़, क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? ऑप्शन ए, विश्व बैंक, यूनिसेफ, IMF या फिर रेड क्रॉस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, IMF, ठीक है। ये भी उस समय का करंट अफेयर था, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर था कि 2011 में किस यूरोपीय देश ने अपना पहला महिला प्रधानमंत्री चुना? तो डेनमार्क, UK, स्वीडन या फिर जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? डेनमार्क। डेनमार्क ही वो यूरोपियन देश था जो कि अपने देश में पहली महिला प्रधानमंत्री को चुना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, EMI जो कर्ज के भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए आता है। तो ई का क्या टर्म है? इसका फुल फॉर्म पूछा है कि ई जो है वो उसका क्या होगा? तो समान, इक्वल, इक्विटेड या फिर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक या फिर विस्तृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इक्विटेड, क्या हो जाएगा? इक्विटेड, ई फॉर इक्विटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो भारत का जो श्वेत क्रांति का पिता है उसको किसको कहा जाता है? तो स्वामीनाथन, अन्ना हजारे, कुरियन या फिर ले कार्बूजियर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का श्वेत क्रांति का अगर जनक कहे तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो बर्गिस कुरियन होगा, क्या होगा? बर्गिस कुरियन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो हरित क्रांति में कौन हो जाता? स्वामीनाथन हो जाता, स्वामीनाथन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, अमेरिकी विशेष सेना जिसे ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है। तो अमेरिकी का विशेष सेना जिसने कि ओसामा बिन लादेन को मारा था उसको किस नाम से जाना जाता? तो ये पूछा है, शेर, वालरस या फिर सील या फिर व्हेल। तो उस सेना का जो नाम था, उस सेना का नाम क्या था? सील, क्या था? सील है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया है? लास्ट सफर नाम का जो पोर्ट्रेट था, जो चित्रकारी था, वो कौन चित्र बनाया था लास्ट सफर का? तो ऑप्शन एम है लियोनार्डो दा विंची, MF हुसैन, लक्ष्मण, कोरिगियो, क्या है? कोरिगियो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक राज मंत्रालय का क्वेश्चन नंबर 90, पृथक राज, क्वेश्चन नंबर 90, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 1956 में, 1965 में,
2010 में या फिर 2004 में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2004 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो ऑप्शन में है परितंत्र, ऑप्शन बी है कम्युनिटी, ऑप्शन सी में है आबादी, ऑप्शन डी में है जाति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितंत्र। क्या हो जाएगा? परितंत्र। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 2013 का हो गया, 2015-16 का जो क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।